नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेकर के आए हैं नए 20 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए। तो क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग एमसीक्यू लगा रहे हैं, आज ये हमारा 5वां दिन है, तो आज के 20 एमसीक्यू मिला के हमारे टोटल 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो चुकी है और साथ ही साथ हम लोगों ने उनके ऑप्शंस भी डिस्कस किए हैं। तो ये एक अच्छा तरीका और एक अच्छा वे ऑफ प्रैक्टिसिंग हो सकता है हमारे लिए। अगर आप इसे देख रहे हैं रेगुलर, अगर आप इन सारे प्रश्नों के एमसीक्यूज या फिर जो भी इनके ऑप्शंस हैं उनको भी अगर एक बार देख लेते हैं, उन्हें भी कंसीडर करते हैं, तो एक अच्छी तैयारी आपकी कम समय में हो सकती है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके लिए सबसे पहले आपको समिति की परिभाषा पता होनी चाहिए। समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका लोगों का एक समूह, दूसरा है लोगों को अवश्यतया संगठित होना चाहिए, तीसरा है उनके पास अनुशीलन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकृति का प्रयोजन होना चाहिए, और डी है समिति में आवश्यक रूप से अंतःनिर्मित प्रयोजन होता है। आपको बताना है इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें आपको अगर सारे ऑप्शन एक जैसे ही लग रहे हैं तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं होगा, तो आपको पता है कि लोगों का एक समूह तो एकदम सही है, लोगों का समूह तो सही होगा। लोगों को समिति में संगठित भी होना पड़ता है, उनके पास एक विशिष्ट तरह का एक कोई उद्देश्य होगा, तभी तो समिति का फाउंडेशन होगा। जब अगर कोई प्रयोजन ही नहीं होगा, अगर कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, तो लोग संगठित ही क्यों होंगे? तो जाहिर सी बात है, जब ये तीन ऑप्शन नहीं है तो दैट मीन्स कि जो इसका हमारा चौथा वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कि समिति में आवश्यक रूप से अंतःनिर्मित प्रयोजन तो एक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नए एमसीक्यू की तरफ, जो कि है कि किसने निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया माना है? किसने एक जो कल्चर है उसे एक बेसिक चीज माना है सोसाइटी के लिए? निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को तत्वतः मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है? रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की या फिर हर्स्कोविट्ज? इसका सही आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है मेलिनोव्स्की। मेलिनोव्स्की इसका सही आंसर हो जाएगा। मेलिनोव्स्की की जो कल्चर की थियरी है वो आपने पढ़ी होगी। मेलिनोव्स्की कल्चर की बात करते हैं, और साथ ही साथ मेलिनोव्स्की की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, जो कि नीड थ्योरी जिसे हम कहते हैं, नीड थ्योरी ऑफ मेलिनोव्स्की। आप एक बार उसे भी देख लें अगर आपने नहीं देखा है। बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है कि व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रथा, मूल्य, संस्कृति या फिर सांस्कृतिक पश्चता। यहाँ पर ध्यान रहे कि व्यवहार के संगठित रूपों की बात हो रही है, और बार बार उन्हीं चीजों को हम जब कंटिन्यूअसली रिपीट करते चले आ रहे हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि जो चीजें कंटिन्यूअसली चली आ रही हैं पिछले कुछ समय से, उन्हें हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रथा। प्रथा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथा बार बार हम किसी एक ही चीज की पुनरावृत्ति करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तो वो चीज हमारी प्रथा के रूप में बन जाती है। अगला एमसीक्यू है हमारा कि वह व्यवस्था जो व्यक्तियों को या जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संरचित करती है। मतलब जो भी एक किसी भी व्यक्ति का या सोसाइटी के जो लोग हैं, उनका जो बिहेवियर है उसे कौन एक सीक्वेंस में लगाता है, कौन उन्हें स्ट्रक्चर्ड करता है, हम अपने व्यवहारों को किस प्रकार से नियंत्रित एवं उनको हम क्रमबद्ध तरीके से या संरचित करते हैं, ये आपको बताना है। एक संस्था, एक सामाजिक संरचना, एक सामाजिक व्यवस्था या फिर एक संस्कृति, कौन सी ऐसी ऑप्शन है इसमें से जो कि मानव व्यवहार को या फिर मनुष्यों के व्यवहार को क्रमबद्ध तरीके से या संरचित तरीके से बताती है? बिल्कुल सही, इसका जो सही जवाब होगा वो संस्था हो जाएगा। संस्था क्या करती है? संस्था का काम होता है व्यक्तियों को
संरचित या फिर एक संरचना प्रदान करना, क्रमबद्ध तरीके से लगाना। जैसे कि हम देखते हैं कि धर्म एक संस्था है, परिवार एक संस्था है, विवाह एक संस्था है। जो भी ये संस्थाएं हैं जिनका कुछ ना कुछ एक काम होता है और वो काम अपना करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि निम्नलिखित में से किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा है और माना है कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब किसका ऐसा मानना था कि जो सोशलिस्ट बिहेवियर है उसे हम सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। तो इसको तो आप कीवर्ड से ही लगा सकते हैं, सोशलिस्ट या सोशलिज्म का जो कीवर्ड है वही, उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो किसने समाज को ऐसा माना है कि जिसे हम सोशलिस्ट बिहेवियर से अलग नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो सोसाइटी का जो सोशलिस्ट बिहेवियर होता है हम उसे बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि किसका ऐसा मत था, ऐसा किसका मानना था कि समूह का आकार, समजातीयता और संपृथकन समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। अलग अलग जो हमारी एक होमोजेनिटी है जैसे कि, तो ये किसका मानना था कि ये सारी चीजें समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं, ये आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों जॉर्ज सी होमन्स, जिनकी आप विनिमय की थ्योरी पढ़ते हैं, पीटर एम ब्लाउ और जॉर्ज सी होमन्स की, वही उसी से यह संबंधित है। उनका मानना था कि समूह का जो आकार होता है, समजातीयता होती है, ये सब समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने सुझाया कि परिस्थिति में असंगतियां विशेषकर जब वे गंभीर हो, राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती हैं। असंगतियों को यहाँ आप एनॉमी से ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पर एनॉमी इसका सही टर्म होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। किसने सुझाया है कि परिस्थिति में असंगतियां विशेषकर जब वे गंभीर हो, राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती है। मतलब किसका ऐसा मानना था कि जो आपकी स्टेटस होती है, और खासकर जब वो एक बड़ी स्टेटस होती है तो उसमें एक पॉलिटिकल चेंज की कहीं ना कहीं एक बात छिपी होती है, ऐसा किसका मानना था। तो इसको आप स्टेटस और प्रेस्टीज से भी के जो कीवर्ड है उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी बात राल्फ लिंटन करते हैं। राल्फ लिंटन परिस्थिति और भूमिका की बात करते हैं और कहते हैं कि परिस्थिति जो भूमिका है परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। आपने पढ़ा होगा, ये कोटेशन बड़ा फेमस है ना। तो ये इसमें कह रहे हैं कि जो भी परिस्थिति होगी व्यक्ति की, खासकर वो अगर कोई बड़ी परिस्थिति है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से भी वो रिलेट होगी ही होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा कि सामाजिक भूमिका क्या है। सामाजिक भूमिका क्या है, व्हाट इज द सोशल रोल। जब हम सामाजिक भूमिका की बात कर रहे हैं तो वो क्या है। परिस्थिति का गतिशील पहलू है, जब मैंने बोल ही दिया, बल्कि एक परिस्थिति का कार्य निष्पादन है, एक व्यक्ति की परिस्थिति से जुड़े कुछ कार्यकलाप हैं, या फिर परिस्थिति का अधिभोग करने के नाते अपेक्षित कार्रवाइयां, ये आपको बताना है। परिस्थिति का गतिशील पहलू, एक परिस्थिति का कार्य निष्पादन, या एक व्यक्ति के परिस्थिति से जुड़े कुछ कार्यकलाप, या फिर परिस्थिति का अधिभोग करने के लिए अपेक्षित कार्रवाइयां। इसमें आपको कूट द्वारा उत्तर देना है। तो आपको इसमें ऐसे करना है कि परिस्थिति का गतिशील पहलू तो होता है, परिस्थिति का कार्य निष्पादन भी भूमिका के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भूमिका में परिस्थिति से जुड़े कुछ कार्यकलाप हो, और परिस्थिति का अधिभोग करने के नाते अपेक्षित कार्रवाइयां भी। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर जो है हमारा वो 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा 4 हो जाएगा, डी वाला, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा ऑप्शन इसमें थोड़ा सा एप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक मेडिकल छात्र एमबीबीएस उत्तीर्ण करता है, फिर वह रेजिडेंट डॉक्टर बन जाता है, और उसके बाद वह मास्टर ऑफ सर्जरी बन जाता है, और अंत में एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है।
एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई ये सभी परिस्थितियां एक साथ मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? एक साथ मिलती हैं या उसको एक साथ तो नहीं मिलेंगी, ये तो जाहिर सी बात है, एक सीक्वेंस में ही मिलेंगी, क्योंकि पहले वो मेडिकल छात्र बनेगा, फिर उसके बाद डॉक्टर बनेगा, फिर वो मास्टर ऑफ सर्जरी बनेगा, फिर एक पुलिस ऑफिसर बनेगा। ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अनेक परिस्थितियां, बहुल भूमिका, बहुल परिस्थितियां या फिर परिस्थिति अनुक्रम। जो इसका सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा परिस्थिति अनुक्रम। परिस्थिति अनुक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक सारी चीजें ये एक सीक्वेंस में चल रही हैं, जिसे कि हम परिस्थिति अनुक्रम कहते हैं, जिसमें एक के बाद दूसरी परिस्थिति हमें मिलती जाती है। ये फिर वही क्वेश्चन परिस्थिति और भूमिका से ही निकल करके आया है कि परिस्थिति और भूमिका की अवधारणाओं का प्रतिपादन किसने किया है। अभी हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणाओं का प्रतिपादन किसने किया है। इसका सही जवाब है राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका की जो अवधारणाएं थी उनको बताया था। परिस्थिति और भूमिका का जहां भी टर्म आएगा वहां पर कहीं ना कहीं राल्फ लिंटन अगर ऑप्शन में है तो आप उसे कीवर्ड के तरीके से पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा वे अधिक सामान्य प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति, वयस्क, समूह और संचार आदि के माध्यम से संचरित होती है, क्या कहलाती है। मतलब जो कल्चर या जो भी हम सोशलाइजेशन की जो हमारी प्रोसेस होती है, जो कि हम संस्कृति के द्वारा बड़े होते समय या फिर कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखते हैं या संचरित होती है, उसे हम क्या कहते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, पुनर्सामाजिकरण या फिर विसामाजिकरण। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि वे सामान्य प्रक्रियाएं जो कि संस्कृति, वयस्क समूह और संचार आदि के माध्यम से संचरित होती हैं, क्या कहते हैं। तो इसमें आपको पता होगा प्राथमिक सामाजिकरण तो इसका आंसर नहीं हो सकता, पुनर्सामाजिकरण की भी बात नहीं हो रही है, विसामाजिकरण भी इसका इनएप्रोप्रिएट लग रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा द्वितीयक सामाजिकरण है वो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक सामाजिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के अभिकरण है। कौन इसमें एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। आपको इसका आंसर कूट के द्वारा, कोड के द्वारा देना है। आपके ऑप्शंस हैं परिवार, विद्यालय, समसमूह या फिर भीड़। परिवार, विद्यालय, समसमूह या फिर भीड़। सामाजिकरण में कौन कौन से रोल, कौन कौन से जो हमारे अभिकरण हैं वो रोल प्ले करते हैं। तो इसमें आपको पता है कि परिवार का भी रोल होता है, समसमूह का भी रोल होता है। समसमूह का मतलब यहाँ पर साथी समूह से है। विद्यालय भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन भीड़ जो हमारी होती है वो कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले नहीं करती। भीड़ हमारे सामाजिकरण में तो खासकर कोई रोल प्ले नहीं करेगी, है ना जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। अब हम देखेंगे कि 1, 2 और 3 ऑप्शन किसमें है। जिसमें 1, 2 और 3 होगा वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले में ही है 1, 2 और 3, जिसको ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने जादू और धर्म के बीच में विभेद किया। मैंने एक बार और अभी कुछ दिन पहले इस बारे में बताया था कि जादू और धर्म के बीच में विभेद किसने किया था, या काला जादू और सफेद जादू की बात मैंने करी थी, आप लोगों को बताया था, शायद आपको याद हो। आपको बताना है कि किसने जादू और धर्म के बीच में विभेद किया था। ऑगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, फ्रेजर या फिर रेडक्लिफ ब्राउन। इसको आप एलिमिनेट करके आसानी से कर सकते हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं। आप सबने ये पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर है जी फ्रेजर। फ्रेजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेजर ने जादू और धर्म के बीच में विभेद किया है। जादू पर फ्रेजर का काफी काम है। काला जादू और सफेद जादू, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक पे बात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन द
द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक हैं? यह प्रश्न भी हम लोग एक बार लगा चुके हैं इनडायरेक्टली। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन, उसी में मैंने बताया था कि द लिटिल कम्युनिटी और ग्रेट कम्युनिटी किसका कॉन्सेप्ट है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन द लिटिल कम्युनिटी के लेखक हैं। लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो कि है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल गलत नहीं करिए और बताइए कि इनमें से किसे हम एक सही तरीके से मिला सकते हैं। पहले आप इसे देख लीजिए। इसे देख करके आप इसे आसानी से मिला सकते हैं और आप इसको ऐसे भी मिला सकते हैं कि कूले के साथ आप शुरू करिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन कहां पर फिट बैठ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कूले ने प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल दिया है ना। आपको पता है कि टॉनीज ने गेमेनशॉफ्ट और गेशेलसॉफ्ट का वो दिया है कॉन्सेप्ट। मैंने एक बार इसकी एक स्नैपशॉट ग्रुप पे भेजी भी थी टेलीग्राम वाले, अगर आपने वो देखा होता तो वो सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के जो समूह थे वो मैंने बताए थे। इसके बाद पार्क एवं बर्गेस आपको बताना है। पार्क एवं बर्गेस ने किस तरह के प्रादेशिक और अप्रादेशिक समूहों की बात करी है। गिडिंग्स ने आपको बताना है कि किस बारे में बात किया है। गिडिंग्स ने आनुवंशिक और समागम, ठीक है, और सकारात्मक और नकारात्मक आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो गया? दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। इस तरह के प्रश्नों में अगर आप एक या दो ऑप्शन मिला लेते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान सबसे योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं? ये आपने बहुत, बिल्कुल मैं 100% श्योर हूं आपने पढ़ा होगा इसे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की क्लास में आदित्य सर ने इसे पढ़ाया था। सबसे महत्वपूर्ण स्थान सबसे योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है कि डेविस एवं मूरे। जब सर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की सर ने वीडियो पढ़ाई थी उसमें ये चीज आई थी कि जो सबसे टैलेंटेड पर्सन्स होते हैं, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो सब समाज में सबसे महत्वपूर्ण पदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने नए एमसीक्यू की तरफ। किसने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में सभी समाजों में चयन अभिकरण होते हैं, सेलेक्टिंग एजेंसीज होती हैं? किसने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में जो सोशल मोबिलिटी की बात हो रही है, सभी समाजों में चयन अभिकरण होते हैं? पीटर एम ब्लाउ, एस एम मिलर, आर बेंडिक्स या फिर पिट्रीम एलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन? बिल्कुल सही, इसका जो सही जवाब होगा वो पिट्रीम एलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन हो जाएगा। सोरोकिन कहते हैं कि जो सामाजिक गतिशीलता होती है वो समाज में चयन अभिकरण के माध्यम से होती है। जो समाज के चयन अभिकरण होते हैं वो समाज में गतिशीलता लाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि बाजार स्थिति वर्ग रचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? बहुत ही फेमस कोटेशन है। मार्केट की बात हो रही है, क्लास स्ट्रक्चर की बात हो रही है। किसने कहा कि मार्केट जो है हमारी, जो बाजार स्थिति है, वो कहीं ना कहीं क्लास के लिए बहुत जिम्मेदार है, वर्ग रचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका ऐसा मानना था? इसका सही आंसर है
मैक्स वेबर मानते थे कि जो बाजार है, जो बाजार व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं वर्ग रचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिकरण के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, इसमें आराम से देखिए कि कौन से, ये सोशलाइजेशन की थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ये दोनों चीज, ये सारी चीजें कि किसने कौन सा दिया है। आप इसको मिला लीजिए। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका है, इसमें अगर आपको एक एक भी आता होगा तब भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो हमारी जीन पियाजे साहब की है, तो आप सीधे सीधे संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे से मिला सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो ए को 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलाया गया। कई बार आपका इस तरह से भी ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगर आपको 1-2 नहीं भी आते तो आप उसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप इसे ऐसे कर लेंगे तो भी ये चीज थोड़ी सी आसान आपके लिए हो जाएगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें कि संज्ञानात्मक विकास की जो बात कर रहे हैं वो पियाजे हैं, और नैतिक एवं व्यक्तिगत पहचान के बारे में फ्रायड बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी की बात हो रही है। आत्म संकल्पना एवं सामाजिक अस्मिता के बारे में मीड ने बात करी है, और नैतिक श्रेणियों का आभ्यंतरीकरण के बारे में दरखाइम ने बात करी है। ये एक आसान सी चीज थी, इसमें आप इसको अगर एक आपको आ रहा था तो आपके एक ऑप्शन से ही सारे ऑप्शन लग गए। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए थोड़ा सा तैयार रहें, जैसे देखें घबराएं नहीं इन्हें देख करके, क्योंकि इनमें कुछ होता नहीं है। अगर आपको एक ऑप्शन भी आ रहा होता है तो भी आप आसानी से इसे कर सकते हैं। आज के अपने आखिर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिकरण के अपने सिद्धांत में किसने सामाजिक कौशल, भाषाई संचार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है और बताया है कि सामाजिक और भौतिक परिवेश का जो इंटरप्रिटेशन है वो इसके माध्यम से किया जा सकता है। सामाजिकरण के अपने सिद्धांत में किसने सामाजिक कौशलों और भाषाई संचार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनके माध्यम से सामाजिक और भौतिक परिवेश का निर्वचन किया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ही, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि आपने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस तरह के कुछ प्रश्न पेपर में आते ही आते हैं जो कि किसी को भी नहीं आ रहे होते हैं, तो इसलिए इस चीज में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी 100 प्रश्न एकदम याद करके नहीं आता है। कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सभी के गलत होते हैं, और कुछ प्रश्न इसलिए बनाए भी जाते हैं कि जो सबके गलत हो, ठीक है। तो इसमें आपको एलिमिनेट करना है कि आपने पियाजे के संदर्भ में ऐसा कभी नहीं पढ़ा, पियाजे को सिर्फ आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ के लिए पढ़ा है, उसमें भाषाई संचार के बारे में आपने नहीं पढ़ा। दरखाइम में भी आपने इस तरह की चीजें नहीं पढ़ी हैं, फ्रायड में भी हालांकि ऐसा नहीं पढ़ा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, बर्नस्टीन। तो जाहिर सी बात है आपको इसमें यहाँ पर बर्नस्टीन के लिए ही टिक करना पड़ेगा, और इसका सही ऑप्शन भी बर्नस्टीन ही हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न होते हैं जो कि सिर्फ आप हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। उन्हें एक बार देखिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो उसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपकी नजर में हो सकता है, आप उस मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को लगाइए, और अगर वो प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे अटेम्प्ट करिए। थोड़े से दिमागी कौशल के साथ अगर आप उसे लगाएंगे तो वो प्रश्न 100% आपका सही हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी वीडियोस भी देखिए। दिन बहुत कम बचे हैं, आज हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं, और इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, इन सब पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उस पर PDFs आती हैं, सारे क्लास की जो PDFs होती हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए।